Hello guys, welcome back to one more new one shot for class 12। ठीक है, जिसमें आज हम गाइस पढ़ने वाले हैं यार किनशिप कास्ट एंड क्लास को। ये वाला चैप्टर गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इसमें हम महाभारत को एज अ बेस लेकर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें यार तुम्हें लिटरली मैं कह रहा हूँ बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है गाइस, एक बात और यार, मुझे सॉरी बोलनी है तुम लोगों को, क्योंकि ऐसा हो गया था पिछले हफ्ते, मतलब पिछले वीक में ना पूरा शेड्यूल ऐसा मेरा बिगड़ गया था। पिछले हफ्ते थोड़ा टाइम टेबल के हिसाब से मैं अपना नहीं चल पाया, और ये वाली वीडियो भी ट्यूसडे को तुम्हें मिल रही है। सो वो उसका भी मैं एक रीज़न मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने अपनी शॉर्ट्स में बताया था यार, जैसे यार क्लास 12 का रिजल्ट आया था, तो उस वजह से थोड़ा यार तुम्हें पता ही है, सारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स जिन्होंने बोर्ड दिए थे ना, उनको काफ़ी टेंशन हो, सबको होती है ऑब्वियसली, तो उस चीज़ में। एंड बेसिकली उसके बाद भी मेरा जो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था कॉलेज के लिए, उसका भी रिजल्ट आ गया। तुम्हारे भाई की उसमें भी बहुत अच्छी रैंक आ गई, ठीक है। सो 330 रैंक आई है मेरी। सो उसमें भी थोड़ा मैं बिजी हो गया, पर अब यार रेगुलर वीडियोस आएंगी। ठीक है। सो जिसने भी यार चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करो फटाफट से। ठीक है, सब्सक्राइब करो यार फटाफट से। ठीक है, ये वाली भाई, ये वाला जो वीडियो है, ये वन शॉट किंगशिप कास्ट एंड क्लास का। ठीक है, ये तुम्हें दो पार्ट्स में भी देखने को मिल सकता है, या फिर एक सिंगल वन शॉट भी देखने को मिल सकता है। सो वो टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि यार ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसे मुझे तुम्हें डिटेल में समझाना पड़ेगा। ठीक है। सो 44 मेरे पास स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि कितना टाइम किसमें लग रहा है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारा चैप्टर, जो है किनशिप कास्ट एंड क्लास। ठीक है। अब देखो गाइस, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले उसके चैप्टर के नाम का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है। किनशिप, सबसे पहले किनशिप किनशिप का मतलब क्या होता है? किनशिप होता है यार एक कुल। कुल कह सकते हो तुम, कुल जैसे मतलब एक वैसे मतलब तुम कह सकते हो राजा राम, राम जी जो थे वो कौन से कुल से थे? रघुकुल। रघुकुल मतलब जो रघु, जितने भी रघु के लोग हैं वो सारे एक साथ कुल में रहते हैं, वो किनशिप होता है। क्या होता है वो? किनशिप। कास्ट तुम्हें पता है, जाति। और क्लास तुम्हें पता है, जैसे तुमने पढ़ा भी है यार 11th में, जैसे क्लासेस हो जाती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, 3 ऑर्डर्स में तुमने पढ़ा हुआ है, वो उस टाइप की क्लासेस होती हैं। ठीक है, जैसे पीजेंट, पीजेंट के ऊपर तुम्हें क्लर्जी, नोबल, ऐसे नोबल क्लर्जी तुमने पढ़ी है नहीं ये? तो इस तरीके से वो हो गया। कास्ट तुम्हें मैंने बता दिया, जाति, जैसे एस सी एस टी ओ बी सी। किनशिप मतलब कुल, कुल मतलब बेसिकली कुल मतलब जहाँ बहुत सारे पीपल एक जगह रिसाइड करते हैं, ठीक है, सेम सेम वर्क परफॉर्म करते हैं, उसे किनशिप बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में हम सबसे पहले। अब इस चैप्टर में गाइस देखो, हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पढ़ना है कि चेंजेस जो हुए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ में। चैप्टर टू में क्या हुआ था? चैप्टर टू में क्या हुआ था कि बेसिकली जो न्यू किंगडम्स जो इमर्ज हुए थे, हमने उसके बारे में पढ़ा। टाइमलाइन देखो सेम जा रही है, टाइमलाइन जितने भी ये 3 चैप्टर है ना, किंग किंग फार्मर्स एंड टाउन, किंगशिप कास्ट एंड क्लास और थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग, टाइमलाइन टाइमलाइन सबकी सेम है, 600 बीसीई से 600 सीई तक। बट एस्पेक्ट्स अलग आ जाते हैं। जो थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग है, वो थोड़ा स्पिरिचुअल उसके साथ आता है, स्पिरिचुअल बिलीव्स के साथ आता है, वहाँ तुम बुद्धा महावीरा के बारे में पढ़ोगे। यहाँ तुम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, कैसी होती थी अर्ली सोसाइटीज की, बेसिकली तुम सोसाइटी के बारे में, इसमें सोशल के बारे में इसमें पढ़ोगे। ठीक है, कि इंडियन सोसाइटीज में क्या चेंज आया। ठीक है, सोसाइटी किंग्स के बारे में। और जो तुमने उसमें पढ़ा चैप्टर टू में, उसमें क्या था कि भाई न्यू किंगडम जो इमर्ज हो रहे थे, बेसिकली ट्रेड वगैरह, किंगडम्स वगैरह, वो चीज सबसे पहले तुम्हें ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें तुम सोशल हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हो, किनशिप कास्ट एंड क्लास की। इसमें कुछ टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के बेसिस पर हम लेके जो है समझेंगे इस चैप्टर को, कि उस टाइम की सोसाइटी कैसे होती थी। क्या जैसे होता था ना, हमें इतना तो हमें पता है कि अर्ली इंडियन सोसाइटी में मेल का ज़्यादा डोमिनेंस होता था फीमेल पे। तो कैसे होता था, है ना, और कैसे कैसे मैरिजेस की फॉर्म होती थी,
ठीक है। जाति के बारे में, वर्ण सिस्टम हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बेसिक और इजी चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सोसाइटी के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में हमारी, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ठीक है, टेक्सचुअल ट्रेडिशंस कौन से होते हैं? देखो जैसे हर हिस्ट्री में हम हर चैप्टर को पढ़ने से पहले एज अ टेक्स्ट उसके बारे में हिस्टोरियंस ने कहाँ से फाइंडिंग्स करी हैं ये सब हम जरूर रीड करते हैं। तो जैसे इंस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस एक टेक्सचुअल ट्रेडिशंस में आ जाते हैं। इंस्क्रिप्शन जो है वो जैसे चैप्टर 2 में भी हमने बात की थी कि किंग्स वगैरह इंस्क्रिप्शंस लिखवाते हैं, है ना, तो उससे हमें पता लग जाता है। कुछ टेक्स्ट जो है वो यार सोशल बिहेवियर के बारे में बताते हैं कि सोशल बिहेवियर कैसा होता था, कि मतलब लोग एक दूसरे से कैसे बिहेव करते थे, एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते थे, ठीक है। इकोनॉमी में क्या चेंज आया, पॉलिटिकल मतलब बेसिकली पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है। और हम लैंग्वेज को भी ऐसा कंसीडर करते हैं कि लैंग्वेज जो है वो हिस्टोरिकल टेक्स्ट की मतलब वो हिस्टोरियंस को भी समझ आनी चाहिए, और हिस्टोरियंस जो हमें उसे इंस्कैप्सुलेट करते हैं वो हमें वो भी समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेन चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाता है यार, सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत। देखो महाभारत के बारे में तो तुम सबने सुना ही होगा, इसके तो मुझे बताने की भी मतलब यहाँ से पढ़ के बताने की भी जरूरत नहीं। महाभारत जो है वो यार बेसिकली दो वॉरिंग कजन्स थे, एक थे यार कौरव, एक थे पांडव, ठीक है। इन दोनों के बीच में यार हस्तिनापुर के थ्रोन को लेकर लड़ाई हुई थी, महाभारत हुई थी, ठीक है। ये बेसिकली ऊपर ऊपर से कहानी है महाभारत, कहानी भी नहीं कह सकते, ये एपिक है, ठीक है। महाभारत इज नोन एज कोलोसल एपिक, ठीक है। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा यार इस चैप्टर में हम महाभारत की बात क्यों कर रहे हैं, रामायण की बात को नहीं कर रहे, या फिर कोई और बेसिकली और किसी स्पिरिचुअल टेक्स्ट की बात क्यों नहीं कर रहे? इस चीज का जवाब मैं तुम्हें आगे चल के दूंगा, ठीक है, तो बने रहना वीडियो में, बहुत बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। अब देखो महाभारत जो है वो किसी और एपिक्स की तरह ही, एपिक की तरह ही, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भाई बहुत सारे बैटल्स हैं इसमें, ठीक है, जंगल वगैरह हैं, पैलेसेस हैं, सेटलमेंट्स हैं, जैसे और कोई एपिक्स होती है। जैसे मैंने बताया टू सेट्स ऑफ वॉरिंग कजन्स में लड़ाई हुई थी, फ्यूड ओवर अ लैंड और पावर, ठीक है, हस्तिनापुर की गद्दी के लिए कौरव्स एंड पांडव में, ठीक है, कुरु जनपद के लिए हुई थी। चलो अब हम बढ़ते हैं सुथांकर। अब देखो वीएस सुथांकर का रोल यह बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। वीएस सुथांकर ने क्या करा था, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को प्रिपेयर किया था। क्रिटिकल एडिशन क्या मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल एडिशन मतलब अलग अलग जगह से जितनी भी अलग अलग लोगों ने महाभारत की कहानी लिखी थी, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी थी, उन सबको एक जगह कंपाइल करके उन्होंने एक क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत बनाया, वीएस सुथांकर ने, ठीक है। इसमें उन्हें 47 ईयर्स लगे, देखो लिखा होगा, इसमें लिखा होगा, नहीं लिखा, बट इसमें उन्हें 47 ईयर्स लगे थे, ठीक है। एंड उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट वर्क था वो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत जो है वो एक अपनी टीम के साथ बनाया, जो कि बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर्स की टीम थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल संस्कृत में जो है ये टेक्स्ट को प्रिपेयर करा गया था, ठीक है। जो टीम थी उसने पूरे संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट जो थी उसको कलेक्ट करा डिफरेंट पार्ट से और एक जगह कंपाइल करा, ठीक है। देन जो सिलेक्टेड वर्सेस थी, मतलब जो सिलेक्टेड बेसिकली तुम टेक्स्ट से जो सिलेक्ट हुए थे जो बहुत ज्यादा कॉमन थे, उनको ही एक जगह कंपाइल करके क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत यहाँ हमने बना दिया, हमने नहीं, वीएस सुथांकर और उनकी टीम ने, ठीक है। ये देखो इस टाइप का है ये, देख रहे हो, इस टाइप का है ये उसका कवर पेज, ऑन द मीनिंग ऑफ महाभारत वीएस सुथांकर का, ठीक है, जो क्रिटिकल एडिशन है। देन इसमें देखो गाइस 13,000 वर्सेस थे, 13,000 सेवरल वॉल्यूम, ठीक है, 13,000 सॉरी वर्सेस नहीं थे, 13,000 पेजेस थे। कितने पेजेस थे यार, क्वेश्चन आ जाता है, 13,000 पेजेस थे, ठीक है। और बेसिकली जो जो कॉमन थे ना वो इसमें डाले गए थे। देन इससे हमें क्या पता लगता है, देखो महाभारत हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम इस चैप्टर में यार बेसिकली सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो सोसाइटी के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें महाभारत जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ जो है वो सेट होता है, क्योंकि महाभारत में जो है ना यार वो बेसिकली हर एक चीज वो फॉलो हुई है जो कि
600 BC से 600 CE के बीच में फॉलो हुई है एज अ सोसाइटल, तुम कह सकते हो ऑर्डर के, मतलब जैसे मैरिजेस, मैरिजेस में भाई फॉलो हुई यार एंडोगैमी, एंडोगैमी हमने महाभारत में देखी, हमने पॉलीएंड्री, ये सब तुम पढ़ोगे, फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस हैं, ठीक है, ये सब तुम पढ़ोगे। जैसे द्रौपदी, द्रौपदी ने 5 मर्दों से शादी करी, मतलब पांडव से शादी करी, एक अकेली द्रौपदी ने, और वो वही सेम चीजें जो हैं वो 600 BC से 600 CE के बीच में भी हुई। इसलिए मतलब बहुत सारी चीजें महाभारत में और उस टाइम पीरियड में 600 BCE से लेकर 600 CE तक सारी चीजें कॉमन है, इसलिए हम महाभारत का एज ए एग्जाम्पल सेट करके चलते हैं। ठीक है, सो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसलिए मैंने पूरा मतलब माइक्रोफोन हाथ में लेके तुम्हें समझाई है चीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट समझ आ गया महाभारत को हम क्यों लेते हैं एज एपिक। देन अब देखो यहाँ बेसिकली एज अ किन फोक के बारे में तुम पढ़ोगे। किन फोक होता है स्ट्रक्चर ऑफ अ फैमिली। देखो उस टाइम जो थे ना, बेसिकली फैमिलीज और लोग जो है ना वो साथ रहना ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, तो ऑल द फैमिली, देखो सारी फैमिली जो थी वो आइडेंटिकल भी नहीं होती थी, हम कह सकते हैं। ठीक है, नंबर्स मतलब बेसिकली कुछ न्यूक्लियर होती थी तो कुछ ज्वाइंट होती थी। ठीक है, ऐसी करके फैमिली होती थी और उनकी एक्टिविटीज भी सेम नहीं होती थी। देन देखो पीपल जो है वो सेम फैमिली से जो बिलोंग करते थे वो सेम फूड शेयर करते थे, रिसोर्सेज भी सेम शेयर करते थे। ठीक है, रिचुअल्स भी सेम परफॉर्म करते थे, बट अलग अलग फैमिली के लोग अलग अलग रिचुअल परफॉर्म करते थे। ठीक है, फैमिलीज जो है आर जनरली अ लार्जर पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ पीपल नोन एज रिलेटिव और किनफोक। ठीक है, बेसिकली जो नेटवर्क ऑफ फैमिली होती है, जैसे आप आप हो, आपके पापा हैं, आपके पापा की बहन है बुआ, आपके आपके पापा का भाई है, मतलब ये बेसिकली नेटवर्क ऑफ फैमिली है, तो आप एक किनफोक में रहते हो, फैमिली फैमिलियल टाइज हैं ये, तो इसका मतलब आप किनफोक में रहते हो। ठीक है, इसको नेचुरल, इसको क्या बोलते थे भाई, नेचुरल बोलते थे, ऐसे टर्म कोई जो फैमिली टाइज थे ना जो ब्लड से रिलेट करते थे उनको नेचुरल बोलते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप है यार ये, इतना पूछता नहीं है, बट ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली में यही था, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना। हाँ ये बेसिकली है। देखो बेसिकली पेट्रिलिनी का आइडिया जो था ना किनशिप में, वो बहुत ज्यादा तुम कह सकते हो स्प्रेड हो रखा था। मतलब अगर कोई मतलब जैसे एक फादर है, फादर जो है वो किंग है और उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो फादर के जाने के बाद लड़का जो है ना वो उनकी गद्दी पर बैठेगा, लड़की उनकी डॉटर को कोई हक नहीं है लड़की पे बैठने, और लड़की पे कह रहा हूँ गद्दी पे बैठने का, सॉरी गाइस, गद्दी पे बैठने का कोई हक नहीं है। ठीक है, सो ओनली अ फादर डिसेंडेंट, ठीक है, फादर के जो डिसेंडेंट है मतलब जो किंग है उसका बेटा गद्दी पे बैठ सकता है, अगर बेटा भी नहीं है तो उसका भाई, ठीक है, वो बैठ सकता है। मतलब औरतों को एज अ प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी उस टाइम पे, बट हमने चैप्टर 2 में भी एक एक्सेप्शन पढ़ी है यार, प्रभावती गुप्ता की। प्रभावती गुप्ता जो है वो एक एज अ एक्सेप्शन है जिन्होंने बेसिकली थ्रोन होल्ड करा था। ठीक है, अब देखो पेट्रिलिनी, पेट्रिलिनी क्या है, डिसेंडेंट फादर टू सन, जब हम फादर से सन पे जाते हैं ग्रैंड है ना तो उसे पेट्रिलिनी बोलते हैं। सेम सिमिलर मैट्रिलिनी, जब मदर से डॉटर पे जाते हैं, डॉटर से उसकी डॉटर पे जाते हैं, तो उस वो होती है मैट्रिलिनी, वो एक टर्म है। ठीक है, ये देखो मैंने जैसे बताया पेट्रिलिनी के अंदर जो सन्स है उनको ही क्लेम होता है अपनी फादर वेल्थ का, फादर की वेल्थ को अटेन करने का जब वो मर जाते हैं। अगर इन केस ऑफ किंग है कोई उनका बेटा नहीं है तो उसका कोई भी एक भाई जो है वो करेगा, सक्सीड करेगा अपने किंगडम को। ठीक है, बट देखो जैसे मैंने बताया प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल वो एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तुम्हारा भाई यार देख रहे हो बिना पढ़े पहले ही, क्योंकि मुझे पता है ना यार उस टॉपिक में ये जरूरी है। अब देखो जैसे ना मैंने पीछे क्या करा वो छोड़ दिया, मुझे पता है वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ उतनी चीजें पढ़ाता हूँ जो इम्पोर्टेंट है और जो आ सकती हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको पढ़ाने का भी फायदा नहीं है। जो मुझे पता है वो जो पेपर में आएगा ही नहीं, और जो मुझे पता है ना और जो मैं बोलता हूँ गाइस नहीं आएगा, इसका मतलब मैं ठोक बजा के बोलता हूँ वो नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। रूल्स ऑफ मैरिजेस, देखो मैरिज के कुछ सीधे साधे रूल्स होते थे। ठीक है, बेसिकली क्या, धर्म,
धर्म सूत्रास जो हैं, धर्म सूत्रास चैप्टर 2 में हमने बात करी थी धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास के बारे में। इसमें क्या था बेसिकली, इसमें ये था कि ये बेसिकली लॉ थे जो ब्राह्मण्स ने बनाए हुए थे, ठीक है। तो धर्म सूत्रास में हमें 8 फॉर्म ऑफ मैरिज मिलती है, मतलब 8 तरीके से हम विवाह, हम नहीं, उस टाइम के लोग विवाह करते थे, ठीक है, विवाह, मैरिज, ठीक है। कई लोग तो इसमें बहुत खुश होंगे, आई नो, आई नो, आई नो। चलो देखो क्या होता था, 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, क्या हो गया इसे, रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा, व्हाट हैपेंड, तो हो गया ठीक। चलो देखो, बेसिकली क्या होता था, 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज जो होती थी वो एज अ कंसीडर गुड करी जाती थी, 4 फॉर्म्स, और जो रिमेनिंग 4 थी ना, उसको गुड नहीं कंसीडर किया जाता था, ठीक है। ये एनसीईआरटी में ना ब्लू बॉक्स में एक लेफ्ट साइड में दे रखा है पैराग्राफ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो कि कौन सी जो है बेसिकली डिटेल में, क्योंकि ये डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आता नहीं है, ठीक है। तो कौन सी वो तुम पढ़ लेना, कौन सी मैरिज अच्छी है कौन सी मैरिज बुरी है, मैं तुम्हें शादी हुई है ना फेरे करवाने तो आया नहीं, वो पढ़ाने आया हूँ तो वो चीज़ तुम देख लेना, ठीक है। वुमेन जो है वो अपने कोई भी शेयर जो है अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी में नहीं गेट कर सकती थी, खाली कन्यादान जो है वो वुमेन जो है वो अटेन कर सकती थी, कन्यादान, ठीक है। नहीं कन्यादान नहीं, सॉरी सॉरी, जो फादर ने, जो वुमेन है उसके फादर ने जो उसे चीजें दी हैं सिर्फ वो अटेन करती थी, और कोई भी एज अ प्रॉपर्टी पे अपने नहीं था उसे हक, ठीक है। एक्सोगैमी, एक्सोगैमी मतलब मैरिंग आउटसाइड, जो अपने कुल से बाहर, अपने बेसिकली अपने किनशिप से बाहर मैरिज करता है, वही ब्राह्मण की नजर में जो है वो ठीक होता था। कन्यादान, ये देखो कन्यादान या फिर जो गिफ्ट ऑफ अ डॉटर है मैरिज में, वो इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी है उसके फादर की कि वो अपनी बेटी का कन्यादान करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, ये तुम पढ़ लेना, ठीक है, बेसिकली पढ़ लेना। ये फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ फॉर्म ऑफ मैरिज है, जो कि अच्छी मैरिज है ब्राह्मण के हिसाब से, ये तुम पढ़ लेना अपने आप यार, ये आता नहीं है पेपर में, ये मेन है जो आता है। टाइप्स ऑफ मैरिजेस, मतलब कितने तरीके की मैरिजेस होती थी, वो तो फॉर्म्स ऑफ मैरिज पढ़ी हमने पहले, तो यार फॉर्म्स ऑफ मैरिज में मतलब मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल देता हूँ, जैसे पिशाच विवाह, पिशाच विवाह, विवाह, ठीक है, और बेसिकली कन्यादान वाला विवाह जो हो गया, ये ऐसे विवाह होते थे, ये फॉर्म्स है, ये टाइप्स है। एंडोगैमी, एंडोगैमी का मतलब क्या होता है, एंडो मतलब अंदर, ठीक है, एंडो मतलब अंदर, तो मतलब अपनी किनशिप के, अपने ग्रुप के अंदर ही मैरिज कर लेना, हाँ, उसे क्या बोलते हैं भाई, एंडोगैमी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एंडोगैमी बोलते हैं, ठीक है। और ये भाई बिल्कुल बेकार तरीके की मैरिज है, इसे ब्राह्मण बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, ब्राह्मण लोग भी इसे सपोर्ट करते थे, ब्राह्मण जो थे वो एक्सोगैमी को सपोर्ट करते थे, ठीक है, जो कि है मैरिज आउटसाइड द किन, अब और अपने ग्रुप या अपनी फैमिली या अपनी किन उसके बाहर जो शादी होती थी उसे एक्सोगैमी बोलते थे। पॉलीगैमी मतलब पॉलीगैमी या पॉलीगाइनी, पॉलीगैमी या पॉलीगाइनी वो होता है जिसमें एक आदमी की बहुत सारी वाइफ होती हैं, एक आदमी की बहुत सारी वाइफ होती है, जैसे रावण, ठीक है, रावण की बहुत ज्यादा बीवियां थी, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ऑल्सो परफॉर्म पॉलीगैमी, ठीक है, पॉलीगाइनी, जो भी तुम कह सकते हो, पर मैं देखो तुम्हें एक सीख दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत एक तगड़ी सीख दे रहा हूँ, स्पेशल लड़कों के लिए भाई, पॉलीगैमी परफॉर्म मत करना, क्योंकि आई नो आजकल के लड़के बहुत पॉलीगैमी के चक्कर में हैं, सो प्लीज पॉलीगैमी परफॉर्म मत करना, ठीक है, एक्सोगैमी रखना, बाकी तुम्हारी मर्जी है ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं पॉलीएंड्री में, पॉलीएंड्री जो है वो बेसिकली जो बिल्कुल पॉलीगाइनी का उल्टा है, पॉलीएंड्री में मतलब एक वाइफ के सेवरल हस्बैंड, और लड़कियों तुम्हें भी कह रहा हूँ मैं ये चीज जो मैंने लड़कों को बोली है, ठीक है, वैसे मुझे पता है लड़कियों पे ना भरोसा होता है, लड़कियां करती नहीं है, लड़के होते हैं थोड़े, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो मतलब एक जो है वुमेन के बहुत सारे हस्बैंड होते हैं एक वाइफ के, उसे बोलते हैं पॉलीएंड्री, उस फॉर्म टाइप की मैरिज को, और ये द्रौपदी ने परफॉर्म करी थी पॉलीएंड्री। आगे बढ़ते हैं, चलो अब हम पढ़ लेते हैं धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास के बारे में। धर्म सूत्रास जो है वो बेसिकली कोड है, ठीक है, लॉ कह सकते हो, जैसे तुम आज कह सकते हो ना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे उस टाइम का ब्राह्मण का कॉन्स्टिट्यूशन था,
धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास, सोसाइटी के लिए सारे लॉज, कोड ऑफ कंडक्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस सब इन टेक्स्ट में लिखी हुई थी सोसाइटल सोशल बिहेवियर के बारे में। ठीक है, अब देखो ये जो है वो संस्कृत में लिखे गए थे। किसमें लिखे गए थे भाई? संस्कृत में लिखे गए थे। विद द इमरजेंस ऑफ टाउन फ्रॉम नियर एंड फार मेड टू बाय एंड सेल देयर प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, संस्कृत में लिखे गए थे और जो लोग हैं वो भी इन्हें मानते थे। पर बाद में बुद्धिज्म जैनिज्म के टाइम पे जो है वो इनके धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास के थॉट्स पे क्वेश्चनिंग होने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम गोत्र। गोत्र देखो, गोत्र क्या चीज होती है? गोत्र बेसिकली एक ग्रुप है जो कि किसी भी वैदिक सीर मतलब एक किसी भी ऋषि मुनि के नाम पे जो है वो गोत्र हो जाता है। जैसे मतलब तुम में से बहुत लोग में से एक चीज रिलेट कर पाओगे। जैसे कोई तुम्हें पूछे तुम्हारा गोत्र क्या है, जैसे पराशर गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, है ना, और बहुत सारे ऐसे गोत्र होते हैं जो कि बहुत फेमस ऋषि मुनि के नाम पे रख देते हैं, उन्हें गोत्र बोलते हैं। ठीक है, जो कि ऋषि मुनि किसी भी ऋषि को अपना डिसेंडेंट मानते हैं, ठीक है, अपना पितृ मानते हैं, उन्हें गोत्र कह देते हैं। मैं भी क्योंकि ब्राह्मण हूँ तो इसलिए मुझे इन सब छोटी मोटी कीवर्ड्स के बारे में पता है। तो ठीक है, सो बेसिकली कोई भी एक ऋषि के नाम पे नाम हो जाना, ठीक है, ऋषि के फोर फादर्स, कोई भी एक वैदिक सीर है को अपना फोर फादर देखते हैं तो उसे वो उनका गोत्र अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो वुमेन के केस में गोत्र की सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आफ्टर मैरिज वुमेन को अपने फादर का गोत्र गिव अप करके अपने पति का गोत्र अटेन करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते, देखो सेम गोत्र में जो मेंबर्स होते हैं वो मैरी नहीं कर सकते, एंडोगैमी परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे गौतमी, वशिष्ठ, ये सारे जो हैं, ये देखो गौतमी, वशिष्ठ, ये सारे जो हैं ये गोत्र हैं, ये ऋषियों के नाम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ गोत्र देखो, अब तो देखो फीचर्स ऑफ गोत्र। दे retained these names instead of adopting names derived from their husband गोत्र as instructed by the brahmanical rule। अपने हस्बैंड का गोत्र करना पड़ेगा तुम्हें, अपने फादर, कोई भी वुमेन है उसको अपने फादर का गोत्र गिव अप करके अपने हस्बैंड का गोत्र अटेन करना पड़ेगा। ठीक है, बट कुछ वुमेन जो है, एक्सेप्शन यहाँ भी दिखती है हमें, सातवाना रूलर जो है उनसे जिनकी शादी हुई, उन्होंने वुमेन जो थी उन्होंने सेम गोत्र ही जो अपनी बेसिकली अपने फादर का गोत्र ही अटेन किया, उन्होंने सातवाना रूलर का गोत्र अटेन नहीं किया। ठीक है, इसलिए इन्होंने एक्सोगैमी परफॉर्म करी, एंडोगैमी परफॉर्म करी बेसिकली, है ना। एंडोगैमी भी नहीं कह सकते, इस इन्होंने एक्सोगैमी के आइडिया को फॉलो नहीं करा। समझ आई? बेसिकली ये हुआ, और ये भी बहुत जरूरी था। ठीक है, अब देखो गाइस, यहाँ से हम पढ़ लेते हैं फटाफट से इंस्क्रिप्शनल एविडेंस रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस ऑफ गोत्र अमंग सातवाहनास। देखो हमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, यार क्या मदर्स इंपॉर्टेंट थी? वर मदर्स इंपॉर्टेंट? भाई मदर्स जो हैं यार वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आज भी और उस टाइम के लिए भी। कुछ रूलर्स, सातवाना रूलर्स ही हम देख लेते हैं। सातवाना रूलर जो थे उन्होंने बेसिकली मदर का गोत्र अडॉप्ट किया था। जैसे महाप्रजापति गौतमी के पुत्र जो थे, ठीक है, उन्होंने गौतमी पुत्र श्री सतकनी, एक किंग है, उन्होंने अपनी मदर का गोत्र और अपना मदर का नेम अडॉप्ट किया था। तो सातवाना रूलर जो है वो मेट्रोनिमिक्स को फॉलो करते थे, मतलब अपनी मदर का नाम अपने नाम से पहले लगाते थे। बट उनका सक्सेशन ऑफ थ्रोन जो है वो पैट्रिलिनी ही जनरली देखा गया है। जैसे कुछ इंस्क्रिप्शन में हमें पता लगता है कि सातवाना रूलर जो है अपनी मदर का नेम लगाते हैं रेदर देन देयर फादर, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी जो महाप्रजापति गौतमी के बेटे थे। अब हम पढ़ लेते हैं फटाफट से कास्ट। भाई कास्ट जो मैंने तुम्हें बता दिया, हायरार्की या फिर सोशल ऑर्डर जो है कैटेगरीज में। सो उस टाइम पे भी जो है वो अलग अलग कास्ट में लोगों को डिवाइड करा गया था, वर्नाज, उन्हें क्या बोलते थे? वर्ना बोलते थे, वर्ण सिस्टम बोलते थे। ठीक है, वर्ण सिस्टम मतलब
देखो वर्ण सिस्टम जो है वो ब्राह्मण्स ने धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास के थ्रू जो है वो इम्पोज करा था लोगों पे। कैसे? ब्राह्मण ने क्लेम करा कि जो वर्णास है ना ये उन्होंने खुद नहीं बनाए हैं, बल्कि ये जो है वो भगवान ने उन्हें, मतलब बेसिकली एज अ गॉड ने उन्हें जो है वो ऑर्डर दिया है कि वो एज अ वर्ण सिस्टम बनाए, और ये डिवाइन है, मतलब एज अ डिवाइन ऑर्डर उसको इन्होंने कंसीडर करा है। ठीक है, अब देखो वर्ण सिस्टम में क्या होता था, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो चार टाइप के वर्ण होते थे। सबसे पहला होता, सबसे टॉप पे होते थे ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण। देन सेकंड पे आते थे हमारे क्षत्रिय। कौन आते थे? सेकंड नंबर पे आते थे हमारे क्षत्रिय। देखो फर्स्ट पे आ गए ब्राह्मण, सेकंड पे आ गए क्षत्रिय। ठीक है, देन थर्ड पे हमारे आते थे वेश्यास, थर्ड पे हमारे आते थे वैश्यास, एंड फोर्थ पे हमारे आते थे शूद्र। शूद्र जो है वो यार बहुत ज्यादा नीचे आते थे। देन अब हम एक एक बारे में इनके, अब एक एक करके इनके काम के बारे में भी हम रीड कर लेते हैं। जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है वो स्टडी करते थे, वेद को टीच करते थे। सेक्रीफाइसेस मतलब हवन वगैरह परफॉर्म करते थे, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवाते थे, गिफ्ट लेते थे, गिफ्ट देते थे। ये ब्राह्मण्स का काम होता था। ठीक है, देन क्षत्रिय, क्षत्रिय जो है वो वॉरफेयर में इंगेज होते थे। बेसिकली किंग्स वगैरह क्षत्रिय होते हैं। पीपल को प्रोटेक्ट करते थे, जस्टिस जस्टिस को एडमिनिस्टर करते थे, वेदास को पढ़ सकते थे, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर सकते थे, करवा नहीं सकते थे, कर सकते थे। ठीक है, करवा सकते थे, सॉरी कर नहीं सकते थे। कैट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड एंड गिफ्ट को देते थे ब्राह्मण्स को। देन वैश्यास, वैश्यास जो है वो गिफ्ट्स देते थे, सेक्रीफाइस करते थे, सेक्रीफाइस करवाते थे, एंड वेदास को स्टडी कर सकते थे, और एडिशन में एग्रीकल्चर और पेस्टोरिज्म और ट्रेड भी करते थे। शूद्रास का काम क्या था? शूद्रास का काम था कि भाई वो अपने, बेसिकली शूद्रास का ये काम था कि वो अपर थ्री वर्णास को सपोर्ट करेंगे, मतलब उनकी एज अ हेल्प, मतलब जैसे तुम कह सकते हो मेड वगैरह जैसी हालत हो जाती थी उनकी, शूद्रास की। ठीक है, अब देखो ब्राह्मण्स ने कैसे इस वर्ण सिस्टम को इम्पोज कर दिया भाई। ब्राह्मण्स ने थ्री स्ट्रेटजीज अटेन करी वर्ण सिस्टम को सोसाइटी पे बेसिकली इम्पोज करने की। फर्स्ट, ब्राह्मण्स ने देखो क्या करा। ब्राह्मण्स ने क्या करा, ये बोला कि ऑर्डर जो है ना ये डिवाइन ओरिजिन है, इसे उन्होंने खुद नहीं बनाया बल्कि भगवान का उपदेश है कि भाई ये ऑर्डर एज अ फॉलो होना ही चाहिए, एज अ डिवाइन ओरिजिन बोला। देन ब्राह्मण्स ने क्या बोला, किंग्स को एडवाइस करा कि उनके किंगडम में ये फॉलो होना ही चाहिए। ठीक है, वर्ण सिस्टम। अब देखो क्षत्रियास मतलब किंग, किंग कैसे मान गए? किंग जो थे वो बेसिकली क्षत्रियास थे, और उनको वैसे ही इतना ऊंचा जो था वर्ण सिस्टम में ऑर्डर मिला हुआ था, तो उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बस वो अपने किंगडम में ये शोस वो फॉलो करते, वो मतलब ये चाहते थे कि उनके किंगडम में भी फॉलो हो जाए। थर्डली क्या करा, ब्राह्मण्स ने ये बोला कि उनका जो स्टेटस है ना, पीपल्स का जो पीपल का स्टेटस है वो उनका जन्म से ही मिला हुआ है, यहाँ आके नहीं, जन्म पे ही उनका निर्धारित हो गया था कि वो भाई क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा। ठीक है, देन आगे हम बढ़ लेते हैं। देखो यहाँ से यार गाइस, ये यहाँ से हम पढ़ेंगे कल, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, सो अभी के लिए यार यही करते हैं इस वीडियो को एंड। सो नेक्स्ट पार्ट देखना भाई, बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को यार तुम लाइक कर देना। मैंने इसलिए दो पार्ट में वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि यार ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसा 1.5-2 घंटे का हो जाएगा, फिर तुम्हें भी देखने में मज़ा नहीं आएगा, मुझे भी, मैं भी बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ को बताने में। सो इसलिए दो पार्ट में वीडियो आएगी। सो यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।